गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो हमने कल देखा था नेशनल इनकम की डिफिनीशन समझी थी, डोमेस्टिक इनकम की डिफिनीशन समझी थी और उसके जो एग्रीगेट हैं उनको भी समझा था। उनको और अच्छे से समझने के लिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं और भी अन्य कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो उसको अच्छे से समझने के लिए जो भी एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, हम यहाँ 3 कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं जीडीपी एमपी। मैंने कल आपको इसकी डिफिनीशन समझाई थी। जीडीपी एमपी क्या होता है और एनएनपी एफसी को भी बताया था कल। और आपको मैंने बताया था कि जो एनएनपी एफसी होता है वही आपकी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो जी है आगे वाला जीडीपी का, उसमें अगर हम डी को माइनस करते हैं तो हमें एन प्राप्त हो जाता है और अगर हम उसी एन में फिर से डी को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जी। तो यहाँ जो एन है ये आपका क्या है, ये है नेट और आपका जो ये जी है ये क्या है, ग्रॉस है। और जो डी है ये क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है। अब बात करते हैं जीडीपी एमपी का दूसरा जो आपका अक्षर है उसको, ये क्या है आपका डी। और अगर हम डी में NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एन प्राप्त हो जाता है। ये एन है जो आपका यहाँ पर सेकंड नंबर पर NNPFC में ये क्या शो करता है, ये शो करता है नेशनल को। तो डोमेस्टिक ये जो ऊपर वाला है ये है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक से हमें नेशनल में कन्वर्ट होना है तो क्या कर लेंगे, हम कर देंगे शुद्ध कारक आय जो विदेशों से प्राप्त हो रही है उसको जोड़ देंगे, NFI को हम जोड़ देंगे डी में तो हमें प्राप्त हो जाएगा एन। अब बात करते हैं पी की। तो दोनों ही जो एग्रीगेट हैं उनमें पी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम एमपी यानी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से कहाँ पहुँचना है आपको, फैक्टर कॉस्ट तक पहुँचना है। तो फैक्टर कॉस्ट तक पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं, आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में पहुँचना है तो नेट को माइनस कर देते हैं और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में पहुंचना है तो किसको प्लस कर देते हैं, नेट। नेट यहाँ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम एक दूसरे में क्या कर पा रहे हैं, यहाँ कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इन्हीं को आज हम समझेंगे और सब जो कॉन्सेप्ट हैं आपके एग्रीगेट हैं उनको एक दूसरे में हम बदल सकते हैं, उसको भी अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उसी को एक बार रिवाइज करते हैं। वो है आपका डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस संबंधित कॉन्सेप्ट में, इसलिए इसकी एक बार हम डिफिनीशन समझते हैं और उसके बाद और भी अन्य जो भी कॉन्सेप्ट इसमें जरूरी है उनको भी जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे से उन्हें जानेंगे। बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, मूल्यह्रास की। तो ये क्या है, इट रिफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन यूज इन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब है कि ये क्या होता है, फिक्स्ड एसेट है जो आपकी मशीन है उसके मूल्य में कमी को दर्शाता है जो हो जाती हैं नॉर्मल वियर एंड टियर यानी सामान टूट फूट से, एक्सीडेंटल डैमेज यानी मौसम की दशाओं की वजह से, बारिश आंधी तूफान की वजह से, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस यानी प्रत्याशित अपचलन से। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया आपका, इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, डी बोलेंगे। अब अगला जो है आपका कॉन्सेप्ट वो है NFIA, ये भी मैं बता चुका हूँ। और इसको हम प्राप्त करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी जो हमें विदेशों से इनकम प्राप्त होती है उससे हम क्या माइनस कर देते हैं, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। जो भी कारक आय होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, किससे, जो हमें मिली है और जो हमने विदेशों को दी है। तो जब ये इसका डिफरेंस देखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है NFIA। मैंने बात की थी आपसे कि NFIA तीनों सिचुएशन में हो सकता है,
प्लस का भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब बात करते हैं नेट की, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बता चुका हूं मैं, तो यहाँ एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यानी ये पता करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर में से हम क्या करते हैं माइनस को, यानी सहायकी को जो गवर्नमेंट देती है फर्म्स को, तो हमें प्राप्त हो जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें हम बात करेंगे कि फैक्टर इनकम, क्योंकि अलग अलग जगह कॉन्सेप्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ, उनमें कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि एक फैक्टर इनकम होना चाहिए, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम के अलावा भी एक और इनकम है और वो है ट्रांसफर इनकम। तो हम इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनमें किस तरह से अंतर है, और फैक्टर इनकम को ही हम क्यों इंक्लूड करते हैं जबकि ट्रांसफर इनकम को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, तो इसी को जानते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है फैक्टर इनकम इज पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, while as transfer income is received without rendering any service or goods। तो जो फैक्टर इनकम हमें प्राप्त होती है वो किसके बदले में हमें प्राप्त होती है, जब हम गुड्स एंड सर्विस के जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ योगदान करते हैं। जबकि जो ट्रांसफर इनकम है ये क्या कैसे प्राप्त हो जाती है, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस और गुड्स, बिना कुछ सर्विस और जो आपकी गुड्स हैं उनके उनमें योगदान किए ही हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहां फैक्टर इनकम में आपको कुछ करना पड़ रहा है, काम सर्विस देनी पड़ रही है, तब जाके प्राप्त हो रही है, और जो आपकी ट्रांसफर इनकम है उसमें कुछ किया ही नहीं और मिल जा रहा है। तो इस मुख्य अंतर तो इसमें यही है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। फैक्टर इनकम इंक्लूड्स वेज, रेंट्स, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, वाइल as transfer income comprises gift, subsidy, donation, pension, scholarships etc। यहाँ बात करते हैं कि जो फैक्टर इनकम है इसमें किसको शामिल करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको मिलने वाला पारिश्रमिक है, रेंट, वेजेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इनको शामिल करते हैं। और ट्रांसफर इनकम में बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे गिफ्ट, उपहार हुआ, सब्सिडी, सहायकी हुआ, डोनेशन, अनुदान, दान वगैरह, और पेंशन। यहाँ पर याद रखेंगे जो पेंशन होगी वो ओल्ड एज पेंशन होगी या वृद्धा आपका विधवा पेंशन होगी, तो इस तरह की होगी जो यूनिडायरेक्शनल होंगी, यानी एक तरफा होंगी। और जो कोई सर्विस के बदले में, जैसे रिटायरमेंट पेंशन है, तो वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन जो एम्प्लॉय को मिलती है वो जो जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो वो उसके जब वो काम में था उसने जो कंट्रीब्यूशन किया उसी के बदले में उसे मिलती है, इसलिए वो एक तरह से फैक्टर इनकम ही है, वो क्या नहीं है, ट्रांसफर इनकम नहीं है। लेकिन जो यहाँ पेंशन की बात की है वो ऐसी पेंशन है जो यूनिडायरेक्शनल है, यानी किसी तरह का हमने कंट्रीब्यूशन नहीं किया और बदले में हमें मिल जाए। अब इसके तीसरे पॉइंट को देखते हैं। फैक्टर इनकम इज अर्न इन मनी एंड बायलैटरल पेमेंट, while as ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न एंड यूनिलैटरल पेमेंट। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो कारक है फैक्टर इनकम है ये अर्न मनी, यानी किसके लिए, मुद्रा पैसा कमाने के उद्देश्य से बायलैटरल पेमेंट होता है, दो तरफा भुगतान, यानी दो चीज़ें, अगर आपने कुछ किया तो बदले में मिला। जबकि ट्रांसफर इनकम जो है अनअर्न यानी बिना कमाई के लिए होती है, आपने कुछ कमाने के उद्देश्य नहीं किया था फिर भी ये कैसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हो जाती है यूनिलैटरल पेमेंट, यानी एक तरफा भुगतान है। अब अगला पॉइंट है फैक्टर इनकम इंक्लूड्स इन नेशनल इनकम व्हाइल एज ट्रांसफर इनकम इज नॉट। तो फैक्टर इनकम को हम किस में शामिल करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, और ट्रांसफर इनकम को इस शामिल नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते हैं कि ट्रांसफर इनकम में रियल में कोई प्रोडक्शन का जनरेशन नहीं होता, वो एक जगह से एक इंडिविजुअल या एक संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है केवल इनकम, उसमें प्रोडक्शन का जनरेशन नहीं होता। लेकिन जो फैक्टर इनकम है उसमें प्रोडक्शन का जनरेशन होता है। तो जो
जनरेशन हो रहा है तभी तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। जनरेशन हो ही नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज कि आपको पिताजी ने पॉकेट मनी दी, तो जब पिताजी ने कुछ एक्टिविटी की होगी प्रोडक्शन की, तो वहाँ उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ मिला होगा, सैलरी वगैरह। तो ऐसी स्थिति में वो एक बार इंक्लूड हो गई नेशनल इनकम में, क्योंकि उन प्रोडक्शन एक्टिविटी के माध्यम से वो शामिल हो गई। अब वही कहाँ ट्रांसफर होके आ गई, आपके पास आ गई। तो जाहिर सी बात है आपके पास आ गई तो आपने कोई प्रोडक्शन तो नहीं किया, क्योंकि वो एक बार जब जुड़ चुकी है पापा जी की आय के माध्यम से, तो आपकी अगर गिफ्ट पॉकेट मनी को भी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, दोहरी गणना हो जाएगी। क्योंकि उसी प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी हुई है उसी की इनकम को दो बार हमने काउंट कर लिया, एक तो पिताजी के आय के पास और एक कहाँ इंक्लूड कर लिया, जब आपके पास वो प्राप्त हुई। अगला जो हमें डिफरेंस समझना है वो समझना है फैक्टर पेमेंट एंड नॉन फैक्टर पेमेंट। किसके बीच में, कारक भुगतान और नॉन फैक्टर पेमेंट यानी गैर कारक भुगतान। तो आपको मैं बता दूं कि जो फर्म है अगर उसकी तरफ से जब वो प्रोडक्शन करा रही, हाउस होल्ड से जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं के साधन हैं उनको लेकर, ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी लैंड्स, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे फार्म सेक्टर कहाँ से लेती है, उधार लेती है, ये लेती है हाउस होल्ड सेक्टर से, घरेलू क्षेत्र से। तो जब वो प्रोडक्शन कराती है इनके माध्यम से, तो बदले में इन्हें जो पुरस्कार दिया जाता है वह उसकी तरफ से वो कहलाता है फैक्टर पेमेंट, कारक भुगतान। लेकिन जब कारक जो आपके उत्पादन के साधन हैं उनकी तरफ से अगर हम देखा जाए कि उन्हें मिल रहा है कुछ बदले में पुरस्कार, जो उन्होंने सर्विस की है, एक्टिविटी की है प्रोडक्शन की, तो उनकी ओर से हम देखें तो वही क्या बदल जाती है, वही कहलाएगी फैक्टर इनकम यानी कारक आय। तो कारक भुगतान और कारक आय एक ही चीज है। जब फर्म की तरफ से किसके लिए की जाए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए दिया जाए तो वही फैक्टर पेमेंट, और जब प्रोडक्शन स्वयं की तरफ से देखें, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्वयं की तरफ से देखें तो वही उनकी क्या होती है, आय होती है। तो इन दोनों में अंतर करना है, फैक्टर ऑफ पेमेंट और नॉन फैक्टर पेमेंट। तो जाहिर सी बात है कि जब फर्म्स प्रोडक्शन की एक्टिविटी करती है तो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है, उधार लेती है। इसके साथ साथ जिस चीज़ का प्रोडक्शन करना है यानी रॉ मटेरियल में भी तो कुछ चीज़ लगाई जाएगी, तो जो रॉ मटेरियल में फैक्टर ऑफ पेमेंट, जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके पेमेंट के अलावा जितना भी उसे कॉस्ट लगता है वो सारा का सारा कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, नॉन फैक्टर पेमेंट वाला कॉस्ट कहलाएगा। यानी जो रॉ मटेरियल वगैरह पर किया जाता है, कच्चे माल पर किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक फर्म से है और वो हाउस होल्ड सेक्टर से जो उत्पादन के कारक हैं उनको लेती है प्रोडक्शन कराने के लिए। तो जो उसका रॉ मटेरियल है, मान लीजिए बिस्कुट की फैक्ट्री है और रॉ मटेरियल जो उसमें आटा लग रहा है और भी चीज़ें लग रही हैं वो 10,000 के बराबर लग रही हैं, और 40,000 उसने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए दिए। तो उसकी टोटल जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 50,000 रुपये, क्योंकि 10,000 नॉन फैक्टर पेमेंट के रूप में हो गई रॉ मटेरियल के लिए, और जो फैक्टर पेमेंट है वो हो गई 40,000। तो उसकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है कितनी हो गई, 50,000। लेकिन रियल में प्रोडक्शन कितने के बराबर हुआ, प्रोडक्शन हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल की तो हम जो कॉस्ट है वो घटाएंगे। तो रॉ मटेरियल 10,000 का था, तो हम जब वैल्यू ऑफ जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें से रॉ मटेरियल की वैल्यू घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन कितने का। तो 40,000 के बराबर प्रोडक्शन हुआ, तो यही फैक्टर पेमेंट है। तो फैक्टर पेमेंट को ही हम किस में इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसको और आगे अच्छे से समझ लेते हैं। पेमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, जिसमें किन चीज़ों को शामिल करते हैं, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फैक्टर पेमेंट। यानी जो पेमेंट ऑफ फैक्टर्स, जो कारक है उनको पेमेंट किया जाता है, जिसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं आपको जो मैंने बताई, वो क्या कहलाता है, फैक्टर पेमेंट कहलाता है। पेमेंट ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, तो जो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, आगत हैं, तो मैंने बताया कि दो तरह की आगत हैं, एक कारक आगत जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और एक गैर कारक आगत जो रॉ मटेरियल है। तो जो रॉ मटेरियल है
उस पे जो पेमेंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगला है जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी, जो फैक्टर पेमेंट है और उसमें हम शामिल कर देंगे नॉन फैक्टर पेमेंट, दोनों के बराबर। जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उसमें, यानी 40,000 प्लस 10,000। अब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, यानी उत्पादन कितने के बराबर हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जो हमने रॉ मटेरियल पे खर्च किया है, नॉन फैक्टर इनपुट पे खर्च किया है, उसको माइनस कर देंगे किसमें से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन कितने के बराबर हुआ है। तो यहाँ पर ये माइनस किया तो हमें पता चल गया कि वो प्रोडक्शन है, तो वो 40,000 के बराबर हुआ। आपके उदाहरण में आपने समझा। तो मैंने कल आपको बताया, कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने बताया था कि प्रोडक्शन ही क्या होती है, इनकम होती है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस हैं, उनकी मार्केट वैल्यू ही क्या है, इनकम है। तो प्रोडक्शन किसमें को जन्म देगी, इनकम जनरेटेड। तो इसलिए हम किसको शामिल करते हैं, फैक्टर, जो आपका पेमेंट है या फैक्टर इनकम है उसी को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, ना तो ट्रांसफर इनकम को शामिल करते हैं, ना ही नॉन फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं। अब बात करते हैं हम एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। जो हमने कल की थी उसको हम और अच्छे से समझेंगे और उनको कन्वर्ट कैसे किया जाए एक एग्रीगेट से दूसरी एग्रीगेट। एग्रीगेट से यहाँ मतलब है, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स का ही स्टडी करते हैं। एग्रीगेट मतलब टोटल का, ठीक है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी हम नहीं करते, तो इनको समझते हैं। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो आपके जीडीपी का जो एग्रीगेट है उसको समझते हैं, इसकी क्या मीनिंग है। तो कल भी हमने समझा, इसको एक बार रिवाइज करके बाकी इसको देखेंगे कि कैसे हम अन्य चीज़ों में, अन्य एग्रीगेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट हैं वो भी 4 हैं, और जो फैक्टर कॉस्ट के जो आपका कारक लागत, जो मैं अभी समझा चुका हूँ, कारक लागत के कॉन्सेप्ट हैं वो भी कितने हैं, 4 हैं। तो इन चार कितने हो गए आपके, 4 + 4 = 8। तो 8 कॉन्सेप्ट को इसको अच्छे से समझेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर। तो ये जो जीडीपी एमपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, ये क्या है, मार्केट वैल्यू है अंतिम वस्तुएं और सर्विस जो प्रोड्यूस होती हैं कहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक डोमेस्टिक टेरिटरी में किसके, एक देश की, और किस अवधि के दौरान, एन अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष के दौरान। तो सामान्य शब्दों में इसका मतलब है कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की डोमेस्टिक जो घरेलू सीमा है उसके अंदर उत्पन्न होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को ही हम जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी को, जैसे मैंने आपको पहले 3 कॉन्सेप्ट समझा दिए, डेप्रिसिएशन समझाया, आपका NFIA समझाया, और लास्ट कौन है, हाँ बिल्कुल सही, लास्ट आपका था नेट, NIT। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ मदद करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को, इसको डी भी शो कर सकते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, NDP MP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। और अगर हम जीडीपी एमपी में NFIA को ऐड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, GNP MP पता चल जाएगा। अगर हम GNP MP में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो क्या पता चल जाएगा, सॉरी माइनस कर दें तो क्या पता चल जाएगा, NNP MP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डी माइनस कर रहे हैं, तो जो आगे वाला आपका ये एग्रीगेट है, आगे वाला जो डिजिट है, ये क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ऐसे ही सभी जो भी एग्रीगेट है उसमें भी यही देखने को हमें मिलेगा। अगला है हमारा GDPFC, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, इसको हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो आपका GDP MP है इसमें माइनस कर देंगे नेट को। तो ये देखेंगे आप, यहाँ MP में हमने माइनस किया नेट, तो किस में बदल गया, यही FC में बदल गया। बाकी आप ये देखिए तीनों सेम है,
तो आप जब जीडीपी एफसी को पता करना चाहते हैं तो जीडीपी एमपी से माइनस नेट कर देंगे। और अगला है, अगर आपको एनडीपी एफसी पता करना है तो जीडीपी एफसी से माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ डी से कहाँ पहुँचना है, एन पे पहुँचना है, तो जी से आपको एन पे पहुँचना है तो किसको माइनस किया, डी को माइनस किया, तो आपको एनडीपी एफसी पता चल गया, जीडीपी एफसी से माइनस करके क्या, डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही। अब अगला आप कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपको पता करना है जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी, तो आप क्या करेंगे, जीडीपीएफसी से किसको जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे, एनएफआईए को जोड़ देंगे। तो यही जो बीच का ये आपका एन है, ये यहाँ डी था, और डी में जब हमने इसको शामिल एनएफआईए को किया तो यही किस में कन्वर्ट हो गया, एन में, तो जीएनपीएफसी प्राप्त हो गया जीडीपीएफसी में एनएफआईए ऐड करने पर। और अब अगला आपका एग्रीगेट है एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी मैंने बताया कि एनएनपीएफसी ही आपकी नेशनल इनकम कहलाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसको अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, जीएनपीएफसी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ये आपका जो ये जी है आगे वाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन में, तो आपको प्राप्त हो जाएगी राष्ट्रीय आय। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम एक दूसरे एग्रीगेट को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो और उनको आगे समझेंगे। अब हम उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हैं वो 4 हैं और नेशनल कॉन्सेप्ट हैं वो भी 4 ही हैं, इनको देख लेते हैं। तो डोमेस्टिक जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसमें जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी हैं, और नेशनल कॉन्सेप्ट हैं जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, और एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। तो यही ये आपकी नेशनल इनकम है और ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। तो एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इनको और आगे समझ लेते हैं, अच्छे से इनको समझेंगे। ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें सबसे पहले मान लीजिए आप जीडीपी एमपी कैलकुलेट करती हैं, आपने इसकी डिफिनीशन अच्छी से समझ ली। इसी को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, यानी जो सकल मूल्य में वर्धन हुआ, सकल मूल्य वर्धन है, उसको ही हम क्या नाम देते हैं इकोनॉमी में, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसको समझते हैं। इसमें अगर हम एनएफआईए जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जीएनपीएमपी। अगर उसमें हम क्या कर देंगे, जीएनपीएमपी में नेट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जीएनपीएफसी। और अगर जीएनपीएफसी में हम माइनस कर देंगे एनएफआईए को तो हमें जीडीपीएफसी पता चल जाएगा। और जीडीपीएफसी में अगर हम माइनस कर देंगे डी डेप्रिसिएशन को तो हमें क्या पता चल जाएगा, एनडीपीएफसी। और अगर एनडीपीएफसी में हम प्लस कर दिया नेट तो हमें क्या पता चल जा रहा है, ये एनडीपीएमपी। और एनडीपीएमपी में हमने क्या ऐड कर दिया, एनएफआईए, तो हमें क्या पता चल जाएगा, एनएनपीएमपी पता चल गया। और फिर एनएनपीएमपी में आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ये डी, यहाँ पर डी को आपको यहाँ ऐड करना है। अगर आप इसमें डी ऐड करते हैं तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा, जीएनपीएमपी। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। अब हमें नेशनल इनकम पता करना है तो एनएनपीएमपी में आपने क्या माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया नेट, तो हमें क्या पता चल गया, एनएनपीएफसी। अगर आप एनडीपीएमपी में प्लस कर दे, ये आप प्लस कर देंगे नेट, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्या पता चल जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा एनआईटी। जब हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो हमें एनडीपीएफसी पता चल जाएगा। अगर हम जीएनपीएफसी में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमें एनएनपीएफसी पता चल जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हमको कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात आपको यही याद रखना है कि आपका जी पहले वाला कॉन्सेप्ट का है, एन में कैसे पहुंचता है। तो पहले वाला जो आपका है जी वो एन में पहुंचता है माइनस डी करने पे, और एन जी में कैसे पहुंचता है, प्लस डी करने पे। और दूसरा वाला जो जी डी है, डी फिर एन एम, यानी दूसरा वाला जी डी एन में कैसे पहुंचता है, बिल्कुल सही, एन एफ आई ये को जोड़ने पर, और एन से डी में पहुंचने के लिए माइनस कर देंगे एन एफ आई ए को, और आपका जो लास्ट पी है तो वो पी सेम रहेगा। अब बात करते हैं एम पी की और एफ सी की। तो एम पी से एफ सी में पहुंचना है तो क्या करना है, बिल्कुल सही, आपको करना है नेट को माइनस और
एफसी से फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में जाना, तो आपको उल्टा उल्टा प्लस कर देना है एनआईटी को। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि इस तरह से एक दूसरे में आप बदल सकते हैं। और हमें पहुंचना कहाँ है, एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम तक। इसी को हम नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल डेप्रिसिएशन को, एनएफआईए को और नेट को, इनके माध्यम से हम एक एग्रीगेट से दूसरी एग्रीगेट तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम किस प्रकार नेशनल इनकम से अलग है, यानी इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी ये क्या है, फैक्टर इनकम है वो कहाँ जनरेट होती है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होती है। उसकी जगह दूसरी जगह देखें हम नेशनल इनकम को, तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये जो सम टोटल है फैक्टर इनकम का, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, सामान्य निवासियों के द्वारा। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर। तो ये इसमें कौन प्रोड्यूस करता है, ये इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो इसमें जो भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उनको हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर इट कंसीडर ऑल प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी से लेना देना नहीं, इसमें एक देश के जो भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जो भी फैक्टर इनकम जनरेट की वही क्या है, नेशनल इनकम है। अब बात करते हैं एनएफआईए की। तो हम इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो नेट डोमेस्टिक फैक्टर जो आपका डोमेस्टिक इनकम है, इसमें एनएफआईए को हम शामिल नहीं करते, जबकि इट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो इसमें जो आपकी नेशनल इनकम इसमें हम शामिल करते हैं। धन्यवाद।